अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, कल हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे थे और इसका एक हिस्सा शायद रह गया था। क्वेश्चन 7 की हमने 3 एंट्रीज की थी। मशीन तक सर 7 की बस क्लोजिंग एंट्री रहेगी है, बाकी होगी थी। बाकी हो गई थी। यस सर, सिर्फ एसओसीआई में क्लोज करना है बस। अच्छा, क्लोज करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसमें आपने करना क्या है। ये आपके सामने सॉल्यूशन है लास्ट जो हमने किया था, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्लोज क्या क्या करना है वो जरा देख लेते हैं। एक तो देखिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्लोज करना होता है। अब डेप्रिसिएशन की एक वर्किंग बनानी पड़ेगी एक्सपेंस की। जहां जहां डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, जैसे ये डेबिट हुआ, ये डेबिट हुआ, ये, और जहां क्रेडिट हो रहा है, जहां डेबिट होगा वो इसमें प्लस करोगे, जहां क्रेडिट होगा वो माइनस होगा। यानी पहले इस अमाउंट को आपने करेक्ट करना है, ठीक है। यानी ये अमाउंट रहेगी नहीं, ये चेंज हो जाएगी। अब जो नई अमाउंट आएगी उसको सिंपली क्लोज कर दोगे एसओसीआई डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा अकाउंट क्लोज होना है गेन ऑन डिस्पोजल। अच्छा, हमने जो एंट्रीज की थी इसमें गेन ऑन डिस्पोजल के अलावा एक लॉस ऑन डिस्पोजल भी आ रहा है, ठीक है, और कोई चीज नहीं है। तो गेन ऑन डिस्पोजल अलग क्लोज कर दो और लॉस ऑन डिस्पोजल सेपरेट क्लोज कर दो। गेन को जब क्लोज करते हो तो हमारा एसओसीआई क्रेडिट होगा और गेन डेबिट होगा, और लॉस की सूरत में एसओसीआई डेबिट होगा और लॉस क्रेडिट होगा। बस ये क्लोजिंग एंट्रीज करनी है, क्योंकि क्लोजिंग एंट्री में सिर्फ एक्सपेंस और इनकम क्लोज करने होते हैं और कुछ क्लोज नहीं होगा। ना फिक्स एसेट क्लोज होगा, ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लोज। ये दो एंट्रीज आपने करनी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 ये मैंने दिया था, मैंने कहा था घर से कर लेना। हो गया ये? यस सर, हो गया। इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं थी। नो सर, ये हो गया था। अच्छा अच्छा, मुझे जरा एक चीज जरा क्लियर करनी है। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एएफसी और कैफ का पेपर दे रहे हैं? आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एएफसी और कैफ दोनों के पेपर दे रहा हो? जी, ओके। यस सर। अच्छा, अब इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आई कैप का इसलिए मैं फोन आया था एंड दे हैव टोल्ड अस कि आप बच्चों को इन्फॉर्म कर दें। लेकिन वो स्टूडेंट जो दोनों पेपर देना चाह रहे हैं उनके पेपर अगस्त में होंगे। रिमोट पेपर हो रहे हैं एएफसी के, वो आपको आइडिया होगा। रिमोट और सितंबर सर पता है, मालूम है जी। तो जो मेन पॉइंट की तरफ आना चाह रहा हूँ वो मैं एक्सप्लेन कर दूं, 1 मिनट लगेगा मुझे। दूसरा ये है कि फिर आपके सितंबर में कैफ के पेपर होंगे। दे टोल्ड अस कि वो स्टूडेंट जो के कैफ के पेपर नहीं देना चाह रहे और वो फीस जमा करवा चुके हैं, अगर वो फौरन से पहले यानी 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो एक मेल कर दें और उसमें लिख दें कि हम अपना फीस करवाना चाहते हैं कैफ, ठीक है। अगर आप फीस नहीं करवाएंगे तो आप एएफसी जो है सॉरी कैफ की जो वो आपकी फी है वो रिफंड नहीं होगी, ना आगे ट्रांसफर होगी। और जो स्टूडेंट सितंबर में पेपर नहीं देना चाहते फिर वो एएफसी अगस्त में पेपर नहीं देंगे, वो अक्टूबर में पेपर देंगे, ठीक है। ये दो चीजें मैंने बतानी थी, इसको ध्यान में रखिएगा। सर कब तक मेल कर सकते हैं? मेल आपने 2-3 दिन में करनी है, ईद से पहले पहले। यानी आज है और कल का दिन है, समझ लें 2 दिन है। एग्जामिनेशन को आपने मेल करनी है और नेट पे जाएंगे ना, एग्जामिनेशन का ईमेल मिल जाएगा आपको, वहां पे मेल कर देंगे।
अपना CRN नंबर सर लिखो। वो आपने इंटरनेट इशू कम से पूछा था किन से? सर, ये iCap वालों से के वाईफाई यूज कर सकते हैं या वो केबल वाला इंटरनेट? नहीं, वो तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ऐसा रखेगा जो डिसकनेक्टिविटी ना हो। अगर ओके कोई सर। डिसकनेक्टिविटी हुई तो उसका बर्डन आप लोगों पे आएगा, वाईकैप नहीं इसको एक्सेप्ट करेगा। लाइट का इशू ना हो, मतलब आपके पास प्रॉपर यूपीएस होना चाहिए। जहां पे भी आप बैठ के एग्जाम दे रहे हैं ना, वहां पर आप पहले ही ना ये चीजें अपनी सेटल कर लें। घर में नहीं है, किसी और की तरफ बैठ के देना है, जो भी करना है आपने, तो इन चीजों को मेक श्योर करना जरूरी है। इंटरनेट डिसकनेक्टिविटी आएगी तब भी प्रॉब्लम होगी, और अगर आपकी लाइट का इशू होता है तब भी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि एक दफा ड्रॉप हो गया तो वो ड्रॉप हो गया, वो जितने क्वेश्चन हुए होंगे उस पर रिजल्ट निकाल देगा। सर तो आप क्या कहते हैं, देना चाहिए एग्जाम? अगर तैयारी है तो देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। क्योंकि AFC जो है ना, ये जो हो रहा है रिमोट, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो हमें भी आइडिया इतना अच्छा नहीं है कि कितना अच्छा चलेगा उनका सॉफ्टवेयर, क्या होगा। ये तो अब जब आप लोग देंगे तो आइडिया होगा। अभी वैसे जो किया है दूसरे प्रोफेशनल बॉडीज ने, ACCA ने, वो बड़ा सक्सेसफुल किया है। इवन ICMAP ने बहुत सक्सेसफुल किया है। तो आई होप कि उनका भी बड़ा सक्सेसफुल होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं, ये पूरा टेस्टिंग करके लाते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी एक रिस्क आपके एंड पे जरूर है। चलो, अल्लाह ताला बेहतर करे। क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने कहा था आप लोग कर लोगे। हुई थी बात हमारी कोई ऐसी कि सर एक नहीं? क्वेश्चन था जी जी। सर, स्टार ट्रेडर्स की जो लास्ट ट्रांजैक्शन है उसमें आपने सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आपने डेबिट करवाया है। सर लास्ट ट्रांजैक्शन है जो सर, यस सर, हाँ ये जी। सर ये जो इनवाइस है ये हमने ओवरस्टेट की है, तो आपने इसकी सिर्फ एक ही एंट्री करवाई थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने डेबिट करवाई है, तो मैंने ये पूछना था कि हम इसकी एडजस्टिंग वो जो है वो रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं पास करेंगे जो ओवर स्टेटमेंट हुई है। देखिए, हमने एक एंट्री नहीं पास की, हमने 2 एंट्रीज पास की है ना। अगर आप देखो, इनवॉइस ऑफ 683 मशीन परचेज वाज मिस्टेकनली अकाउंटेड फॉर 860, ये ओवरस्टेट हो गई ना मशीन। तो पहली एंट्री जो हमने पास की थी वो ये देखिएगा, पेएबल डेबिट और फिक्स एसेट क्रेडिट। पहले ये एंट्री पास की, फिर उसके बाद जो कि फिक्स एसेट ओवरस्टेट हो गया, इसका मतलब डेप्रिसिएशन की ओवरस्टेट हो गई, फिर उसकी डेप्रिसिएशन उस अमाउंट पे हमने कैलकुलेट की। ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आइएगा। अच्छा, क्वेश्चन 9 की मैं बात करता था, ये पोर्च वाला, गाड़ियों वाला, ये मैंने कहा। सर हो गया ये। हाँ, इसमें तो कोई मुश्किल चीज नहीं थी। नो सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10। सर 10 भी हो गया है। हाँ, ये इसमें भी वो एक गाड़ी का इशू था, वो जो एक ही उसमें आ रही है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 और 12 और 13 14, ये 4 करने वाले हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन। ठीक है। और मैंने जैसे कल कहा था कि आज हम इन्वेंट्री भी स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो टाइम बचेगा उसको इन्वेंट्री हम करेंगे। सो अब जरा थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, जहाँ ना समझ आए बेशक पूछिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए, प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड रिक्वायर्ड करेक्शंस। ठीक है, ये एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट टॉपिक है कि वो डाटा देता है और कहते हैं इसको करेक्ट करो। Accountant of Aslam Bashir and Company, a partnership concern, has finished the draft financial statement for the year ended June 30, 2015. Mr. Bashir is not satisfied with the non-current asset reported in the above financial statement. Have asked you to review the same. Details of non-current assets appearing in the financial statement are as follows. अच्छा, ये सारा डाटा दिया हुआ है, देखो इसमें ओपनिंग भी दिया हुआ है और क्लोजिंग भी, एक्यूमुलेटेड ओपनिंग और क्लोजिंग, यानी इसका मतलब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुकी है। Depreciation is provided on straight line basis from the date of purchase to the date of sale. ये भी आसान कर दिया कि straight line method है। On analysis of the working paper has revealed that the details of addition deletion to the non-current asset are as follows. In January 2015, 200,000 was spent on extension of underground water tank and 50,000 was spent on fumigation of entire building. ये relate करता है आपका building से। Number 2, 31st March 2015 generator which has completed 5 years of life was replaced by another generator. Cost of new generator was 2 million, whereas supplier allowed 10% of the cost of old generator as trade-in allowance. As a result, company made a payment of 1910 only.
ये हमारा प्लांट एंड मशीनरी से ताल्लुक रखता है। और जुलाई 1 2014 fully depreciated furniture costing 400,000 was repaired at a cost of 75. It is expected repair would allow the furniture to use for the next 5 years. ये फर्नीचर से ताल्लुक रखता है। ओके अच्छा, अब इस क्वेश्चन में उसने एंट्रीज मांगी। देखो पहली चीज आपने हमेशा याद रखें, जहां करेक्शन वाला क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। आपने एक चीज पहले बड़े ध्यान से देखनी है, एंड दिस इज अ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, और वो क्या है, क्या उसने कहीं पे ये वर्ड यूज किया है कि डेप्रिसिएशन हैज बीन करेक्टली रिकॉर्डेड एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग एरर्स? इस क्वेश्चन में क्या उसने ये वर्ड यूज किया है? आंसर इज नो। इससे पहले दोनों क्वेश्चन जब आए थे तो हमने क्या पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन हैज बीन करेक्टली रिकॉर्डेड एक्सेप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एरर। तो हम क्या करते थे, एरर को करेक्ट करते थे, साथ ही उसकी डेप्रिसिएशन भी करेक्ट कर देते थे। यहाँ ऐसे नहीं होगा। जिस क्वेश्चन के अंदर ये ना लिखा हो डेप्रिसिएशन हैज बीन करेक्टली कैलकुलेटेड, तो याद रखिएगा वहां पर डेप्रिसिएशन को भी मुझे चेक करना पड़ेगा कि उसने सही कैलकुलेट की है या नहीं। ठीक है, इसको उस तरह रिवर्सल नहीं करनी जिस तरह पहले करते रहे। इस क्वेश्चन में उसमें फर्क नहीं है, सिर्फ एक लाइन की वजह से जो मैंने आपको बताई। तो आप एक एक को लेते हैं। देखो लैंड की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ, कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग की तरफ आइए। जनवरी 2015 में आपने 200,000 स्पेंड किए थे अंडरग्राउंड वाटर टैंक पर। ठीक है, 30 जून मेरा अकाउंटिंग ईयर है। जनवरी 15 को आपने 2 लाख रुपए खर्च किए एक्सटेंशन ऑफ वाटर ग्राउंड टैंक। क्या ये कैपिटलाइज होना चाहिए? जी होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल। एंड 50,000 वाज स्पेंट ऑन फ्यूमिगेशन ऑफ एंटायर बिल्डिंग। क्या ये 50,000 कैपिटलाइज होना चाहिए? तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। फ्यूमिगेशन जो होती है ना, ये तो एक्सपेंस होता है ना। ठीक है, कि आप बिल्डिंग को पूरा, जैसे स्मेल पैदा हो जाती है, कोई आपके इंसेक्ट्स पैदा हो जाते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए आप पूरा स्प्रे करते हैं, उसको हम फ्यूमिगेशन कहते हैं। तो फ्यूमिगेशन जितना फ्यूमिगेट कर रहे हो वो सारा एक्सपेंस है, ये कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुझे कैसे पता लगा उसने एरर किया या नहीं? आइएगा यहाँ पर गौर से मेरी बात को सुनिएगा। बिल्डिंग की ओपनिंग वैल्यू 7 मिलियन है, बिल्डिंग की क्लोजिंग बैलेंस 7250 है। ये क्या नजर आ रहा है? 250 से ये इंक्रीज हो रही है, यानी उसने ये 200,000 भी कैपिटलाइज किया, जो कि ठीक है, और ये 50,000 भी कैपिटलाइज कर दिया। पहले तो लिखा होता था कि इसने ये एरर किया, एरर भी खुद देखनी है, यानी ये 50,000 भी उसने कैपिटलाइज कर दिया, जो कि गलत है। ये कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए, तो लिहाजा पहले तो इसको रिवर्स करें, यानी ये बिल्डिंग में 50,000 ज्यादा लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा जी हमारा? 11, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, इसमें अब जो एंट्री होगी नंबर 1 ले रहे हैं बिल्डिंग वाली, तो बिल्डिंग की अमाउंट ज्यादा हो गई, तो क्या एंट्री पास करोगे जी? सर बिल्डिंग क्रेडिट फ्यूमिगेशन डेबिट। जी, यानी फ्यूमिगेशन एक्सपेंस डेबिट। इसको फ्यूमिगेशन एक्सपेंस भी लिख सकते हो, रिपेयर एक्सपेंस भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। यानी आप इस तरह देख लो कि या आपकी आई कैप की बुक में अगर फ्यूमिगेशन है तो पास पेपर के सोल्यूशन में रिपेयर था, अगर वहां पर फ्यूमिगेशन है तो यहाँ रिपेयर है, यानी दोनों ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। फ्यूमिगेशन एक्सपेंस डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट, ये तो मैंने ठीक कर दी जी 50,000 से। अच्छा, पहले तो ये करते आए थे ना कि जितनी अमाउंट होती थी ना उसी से डेप्रिसिएशन हम उसकी ठीक कर देते थे। अब ऐसे नहीं करना। अब डेप्रिसिएशन के लिए हमें अलग वर्किंग बनानी पड़ेगी, चेक करने के लिए कि डेप्रिसिएशन गलत है या सही। सिर्फ इसका इफेक्ट नहीं, और भी हो सकता है, तो लिहाजा ये वर्किंग अब आपने देखनी है। हमने करना क्या है, सीधा सीधा करेक्ट डेप्रिसिएशन निकालनी है, और जो उसने डेप्रिसिएशन निकाली है उस वो देखनी है कितनी है, उन दोनों को कंपैरिजन कर लेंगे, जितना डिफरेंस होगा उसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये वर्किंग 1 में आऊंगा और मैं लिखता हूँ डेप्रिसिएशन, ऊपर हेडिंग देता हूँ और मैं लिखता हूँ टू बी रिकॉर्डेड, कितनी रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। जरा आइएगा बिल्डिंग में, बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है जी? 7 मिलियन। ओपनिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन 20 इयर्स लाइफ पे कैलकुलेट कर, तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, यानी पहले ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस पे करूंगा। 7 मिलियन
डिवाइडेड बाय 20, 350 हो गया। अच्छा, फिर आपने जो न्यू एसेट खरीदा है, ये न्यू एसेट है ना 250 का, जो जनवरी में खरीदा है, इस पे भी डेप्रिसिएशन आएगी। ये भी बिल्डिंग है 20 इयर्स पे, लेकिन इसको हमने अलग क्यों किया, क्योंकि इस पे 6 मंथ की डेप्रिसिएशन आएगी, ये जनवरी में की है। तो लिहाजा जो इसको लिखेंगे न्यू या एडिशन, जो बिल्डिंग में एडिशन की है 200,000 की, तो 50 पे तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगी ना, हम तो करेक्ट निकाल रहे हैं। डिवाइडेड बाय 20 इंटू 6/12, तो ये बन जाएगा जी आपका 10,000 और 5,000। सो टोटल डेप्रिसिएशन जो रिकॉर्ड होनी चाहिए थी ना बुक्स में, ये करेक्ट डेप्रिसिएशन है, टू बी रिकॉर्डेड। और एक्चुअल कितनी रिकॉर्ड हुई है, एक्चुअल रिकॉर्डेड अच्छा, एक्चुअल के लिए बहुत सिंपल है। देखो, ये ओपनिंग बैलेंस है क्यूमुलेटेड का, ये क्लोजिंग बैलेंस है क्यूमुलेटेड, इसका डिफरेंस ले लो तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, क्योंकि जो साल की डेप्रिसिएशन है वो एक्यूमुलेटेड को बढ़ा देती है। तो ये 362,500 आ रहा है, यानी 362,500। अब देखो, मुझे बताओ डेप्रिसिएशन, ये दोनों का डिफरेंस 7,500 है, ओवर स्टेट हुई है या अंडर स्टेट हुई है? सर ओवर स्टेट हुई है। ओवर स्टेट, यानी इसका मतलब है कि बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन ओवर स्टेट हो चुकी है। और इसकी क्या एंट्री पास करोगे? सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ एसेट का नाम जरूर लिखना है, क्योंकि यहाँ 3 है ना, बिल्डिंग डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, और ये अमाउंट आएगी 7,500। ये बिल्डिंग तो हो गई ठीक। अब आइएगा प्लांट की तरफ, ये थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि इसमें डिस्पोजल भी आ रही है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, on March 31, 2015, a generator which had completed 5 years of its life was replaced by another generator। यानी हमारे पास एक जनरेटर था 31/8/2015 को, उसके 5 साल लाइफ मुकम्मल हो गई, ठीक है, और हमने उसको रिप्लेस किया एक नए जनरेटर से। कॉस्ट ऑफ न्यू जनरेटर वाज 2 million, whereas supplier allowed 10% of cost of old generator as trade-in allowance. As a result, the company made a payment of 1910 only। ठीक है, देखो इसमें पहली चीज तो ये है कि उसने किया क्या, मिस्टेक क्या हुई है, ये कैसे पता लगेगा? ये तो इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर अगेन आएगा, ये 10 million है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग 11,910,000 है। इसका मतलब ये कितना इंक्रीज हो रहा है, 1910,000। तो ये एग्जैक्टली ये अमाउंट है। इसका मतलब है कि जो आपने पेमेंट की है ना, उससे आपने इसको कैपिटलाइज कर दिया है सिर्फ। हालांकि इसमें हुआ क्या है, मिस्टेक अब क्या हुई है, जो ओल्ड जनरेटर है वो आपने डिस्पोज नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, जो न्यू जनरेटर है वो 2 million पे होना चाहिए था, आपने 1910 पे किया है, ठीक है। यानी ओल्ड को आपने डिस्पोज नहीं किया और न्यू को भी प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं किया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। पहले तो इस एंट्री को करेक्ट करते हैं। देखो, आपका जो ओरिजिनल एंट्री है वो क्या होनी चाहिए, इसको मैं वर्किंग में लाके समझा रहा हूँ। ये एंट्री तो आपको मैंने पहले भी बताया था, इसको याद कर लो। डिस्पोजल की ओरिजिनल एंट्री बनाओ। जब आप डिस्पोज करते हो, एक्सचेंज करते हो, तो न्यू एसेट डेबिट होता है, यानी प्लांट को मुझे डेबिट करना चाहिए था। कितनी अमाउंट से? नया प्लांट आप खरीद रहे हो 2 million से, मुझे इसको इससे डेबिट करना चाहिए। अच्छा, जो ओल्ड प्लांट है उसको हम सेल कर रहे हैं, उसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होनी चाहिए थी ओल्ड प्लांट की। एक लाइन छोड़ूंगा गेन और लॉस के लिए, फिर प्लांट क्रेडिट होना चाहिए था, ओल्ड प्लांट। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये मैं समझाने के लिए न्यू और ओल्ड लिख रहा हूँ, वैसे प्लांट एक ही हेड होता है। और उसके बाद चूंकि आप पेमेंट कर रहे हो तो कैश क्रेडिट होना चाहिए था। पेमेंट कितने कर रहे हैं? 1910। ये करेक्ट एंट्री है, लेकिन आप इसमें अमाउंट्स पहले पुट कर दें। जो आपने ओल्ड एसेट सेल किया है उसकी कॉस्ट क्या है वो नहीं बताई उसने, लेकिन उसने लिखा है वेयर सप्लायर अलाउड 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट एज ट्रेड इन अलाउंस।
इतना हिंट दे रही है कि जो ट्रेड इन अलाउंस है ना वो 10% है कॉस्ट ऑफ एसेट का। तो पहले ट्रेड इन अलाउंस निकाल लेते हैं। ट्रेड इन अलाउंस बेसिकली होता क्या है, जो अमाउंट एसेट आप ले रहे हो उसके अगेंस्ट जो पेमेंट नहीं कर रहे वो ट्रेड इन अलाउंस है। यानी एसेट जो आप ले रहे हो वो 2 मिलियन का है और आप पेमेंट कर रहे हो 1910। इसका मतलब कितनी पेमेंट नहीं कर रहे आप, 90,000। ये ट्रेड इन अलाउंस हो गया। अब ये जो ट्रेड इन अलाउंस आ रहा है, ये ट्रेड इन अलाउंस असल में 10% है कॉस्ट ऑफ एसेट का। तो कॉस्ट ऑफ एसेट 100% हुई, 90,000 इंटू 100/10, क्योंकि ये सिर्फ 10% था। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट 900,000, 900,000। ठीक है, ये 900,000 मैं यहां ले आऊंगा प्लांट में। अच्छा, आगे लिख रहा है अब accumulated depreciation which has completed 5 years of its life, यानी जो अपनी लाइफ के 5 साल मुकम्मल कर चुका था। अब प्लांट एंड मशीनरी कितनी लाइफ होती है, 15 ईयर। यानी इसका मतलब ये हुआ accumulated depreciation कितनी बनेगी, 900,000। अच्छा, अब 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालनी हो तो 15 पे डिवाइड करूंगा और 5 साल डेप्रिसिएट हो चुका है ये, 5/15 कर देंगे तो 300,000। ये 300,000 यहां आ जाएगा। अब देखते हैं गेन हुआ है या लॉस। अगर आप यहां से चेक करो तो 900,000 का एसेट था, 300,000 डेप्रिसिएट हो चुका है, नेट बुक वैल्यू हुई 600,000। ठीक है, और आप इसको ट्रेड इन कर रहे हो सिर्फ 90,000 में। इसका मतलब 510 का लॉस हुआ है, ये 510 में डेबिट कर, लॉस ऑन डिस्पोजल। ये मेरी एंट्री होनी चाहिए थी टोटल ओवरऑल। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमने प्लांट को डेबिट किया है 1910 से, ये तो हमें यहां से पता लगा, और कैश को पेमेंट की है, कैश को क्रेडिट किया 1910 से। इट मींस कैश करेक्ट है, प्लांट भी करेक्ट तो है लेकिन सारा नहीं है। तो अब इसको रेक्टिफाई करना है, बड़ी सिंपल। प्लांट डेबिट किया हमने 1910 से, होना कितने से चाहिए, 2 मिलियन से। इसका मतलब मैं पहले प्लांट को डेबिट करूंगा कितनी अमाउंट से, 90,000 से। जैसे मैंने 90,000 से डेबिट नहीं क्रेडिट करूंगा, सॉरी, हाँ ओके ओके डेबिट, क्योंकि 1910 से डेबिट हो चुका है और 2000 से मुझे डेबिट करना है, तो 90,000 से मैंने डेबिट कर दिया, ये करेक्ट हो गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड ही नहीं की, कैसे पता लगा, मैंने अभी कहा था डिस्पोजल रिकॉर्ड ही नहीं हुई। जब डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं हुई तो ये भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब ये तीनों एज इट इज रिकॉर्ड करूंगा, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट डेबिट कर दूंगा बाय 300,000, देन लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट कर दूंगा बाय 510,000 और प्लांट को क्रेडिट कर दूंगा 900,000। और देख लो डेबिट क्रेडिट खुद ब खुद इक्वल आता है। अब जहां तक डेप्रिसिएशन का ताल्लुक है तो डेप्रिसिएशन की उसी तरह वर्किंग बनानी है जो हमने पढ़ा था। अब मैं आता हूं टू बी रिकॉर्डेड, डेप्रिसिएशन टू बी रिकॉर्डेड। अच्छा, अब ओपनिंग बैलेंस क्या था मेरे पास, 10 मिलियन का, और ड्यूरिंग द ईयर एक एसेट आपने डिस्पोज किया। हमेशा याद रखना है, सबसे पहले आपने डेप्रिसिएशन लेनी है ऑन ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस, जैसे पहले भी ली थी, लेकिन इसमें डिस्पोजल एक्सक्लूड करना है। पिछले इसमें हमने क्यों नहीं किया कि वहां डिस्पोजल है नहीं था, ये असूल याद रखना है। ओपनिंग बैलेंस लेना है, उसमें से जो डिस्पोज हुआ उसकी कॉस्ट को माइनस कर दो। टोटल कॉस्ट है 10 मिलियन,
इसमें से जो एसेट डिस्पोज किया उसकी कॉस्ट है 900,000, ये कैलकुलेट किया, वो इसमें शामिल है क्योंकि ओपनिंग बैलेंस ले रहे हैं। और जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी ये वो जनरेटर है जो साल के शुरू में भी था और साल के एंड में भी था, इसकी लाइफ 15 ईयर्स है, डिवाइडेड बाय 15। अब इसको कैलकुलेट करो तो ये कितना आएगा जी, 10,000 माइनस 900 डिवाइडेड बाय 15, ये बनेगा 606,667। फिर आइएगा डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल, जो एसेट डिस्पोज किया उसकी उस पे इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी। जो एसेट प्लांट जनरेटर आपने डिस्पोज किया है वो 31 मार्च को किया है, इसका मतलब 9 मंथ आपने इसको यूज किया, 9 मंथ आपने यूज किया है, तो इस एसेट पे 9 मंथ की डेप्रिसिएशन तो आएगी ना। 900,000 का ये एसेट था, डिवाइडेड बाय 15, ये एक साल की डेप्रिसिएशन बनी, मल्टीप्लाई 3/12, तो ये बन जाएगा जी 900 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 3/12 विच इज 15,000। अच्छा, इसके अलावा आपने एक न्यू जनरेटर भी खरीदा है और न्यू एसेट, और न्यू एसेट जो आपने खरीदा है वो 2 मिलियन का है, और 2 मिलियन इसकी लाइफ भी आप 15 लोग हैं, और ये कितने महीने यूज किया, अच्छा ये 9 मंथ यूज किया, सॉरी ये 9 मंथ यूज किया, प्लीज 45 आएगा, क्यों, क्योंकि मार्च तक की है ना, और आपका अकाउंटिंग ईयर जून में क्लोज हो रहा है, जुलाई से लेकर मार्च तक, और फिर अप्रैल में जून 3 मंथ ही आएंगे। 2000 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई 3/12, यार है 33,333। ये डेप्रिसिएशन प्लांट पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी 606,667 प्लस जो बन रही है 685,000, ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। और आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कितनी की है, यानी एक्चुअल रिकॉर्डेड कितनी है। एक्चुअल के लिए क्या करोगे, ये 3.2 मिलियन ओपनिंग बैलेंस है, 3994 क्लोजिंग बैलेंस है, इसका डिफरेंस ले लो, ये बनता है 794, यानी आप 794 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो ये अगर डिफरेंस देखें तो आई थिंक 109 का डिफरेंस आ रहा है। यस, ये 109 बताइएगा डेप्रिसिएशन ओवरस्टेट हुई है या अंडरस्टेट। सर ओवरस्टेट हुई है। ओवरस्टेट, अगेन डेप्रिसिएशन ओवरस्टेट है, सेम एंट्री पास करोगे जो पहले की है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सिर्फ वर्ड यहाँ बिल्डिंग की जगह प्लांट आ जाएगा, और आखिर में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्रेडिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 109,000। अब आखिरी हिस्सा आइएगा फर्नीचर। अच्छा, वो लिख रहा है ऑन जुलाई 2014, ये साल का शुरू है, फुली डेप्रिसिएटेड फर्नीचर। देखो, फुली डेप्रिसिएटेड फर्नीचर या फुली डेप्रिसिएटेड एसेट वो होता है जिस एसेट की मजीद अब आपने कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करनी, ऐसा एसेट जिसकी मजीद कोई डेप्रिसिएशन अब आपने रिकॉर्ड नहीं करनी, बेशक वो अपने आप यूज कर रहे हो लेकिन अब मजीद डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हो सकती। Fully depreciated as furniture 400,000 was repaired at a cost of 75. इस पे आपने repair cost लगाई 75 की। It is expected repair would allow the furniture to be used for the next 5 years. यानी आपने ये estimate लगाया कि इस repair cost की वजह से आपके जो फर्नीचर है वो मजीद 5 साल यूज होगा। तो बताइए 75 कैपिटलाइज होना चाहिए। यस सर, होगा कैपिटलाइज। हमने एक वर्ड पढ़ा था एनहांसमेंट, यानी ऐसा एक्सपेंस जो एसेट की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा दे या उस एसेट की लाइफ को बढ़ा दे, जैसे ये बढ़ा रहा है, तो लिहाजा इसको कैपिटलाइज करेंगे। अच्छा, अब देखें उसने क्या किया, 3 मिलियन और 3075 उसने भी कैपिटलाइज किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ कोई एरर नहीं, ये बिल्कुल ठीक है।
जब यहाँ ठीक है तो सिर्फ डेप्रिसिएशन ही चेक करनी है ना, कि ये हो सकता है गलत हो, तो डेप्रिसिएशन हम बनाते हैं इसकी उसी तरह, वर्किंग 3 टू बी रिकॉर्डेड। अच्छा, इसी तरीके से मैं लूंगा डेप्रिसिएशन ऑन ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस। अच्छा, अब ओपनिंग बैलेंस क्या है 3 मिलियन, इसमें तो कोई डिस्पोजल नहीं है, ठीक है, लेकिन 3 मिलियन में से मुझे वो एसेट पहले माइनस कर देना है जो फुली डेप्रिसिएटेड है। क्यों? क्योंकि अगर मैं माइनस नहीं करूंगा ना ये 400,000, तो इस पे फिर डेप्रिसिएशन आ जाएगी, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं होनी चाहिए। 400,000 पहले लेस करो और जो बाकी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दो, कितनी लाइफ इसने कह रहा है 10 ईयर्स, इसको 10 पे डिवाइड कर दो, तो ये बन जाता है 260,000। फिर आपने जो न्यू एडिशन की है, न्यू एसेट्स जो 75,000 का है, जो रिपेयर कॉस्ट थी जो कैपिटलाइज किया हमने, इसकी लाइफ जो है ना अलग लेनी है, इसकी लाइफ 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय 5, और ये कब रिपेयर करवाई है, यकम जुलाई को, ये तो पूरा साल आएगा, तो 15,000। यानी इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन जो रिकॉर्ड होनी चाहिए वो 275,000 थी, और एक्चुअल कितनी रिकॉर्ड हुई फिर जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्चुअल डेप्रिसिएशन की तरफ आइएगा, ओपनिंग बैलेंस 1950, क्लोजिंग 2257,500, ये बन रहा है 307,500। अब ये भी देखें तो डेप्रिसिएशन ओवर स्टेट है बाय 32,500 से, इसकी एंट्री क्या करोगे जी? सेम accumulated depreciation debit furniture by 32,500 और depreciation expense credit 32,500। ये क्वेश्चन था, इसमें डेप्रिसिएशन सिर्फ हमने मुख्तलिफ तरीके से निकाली, बाकी तो सारा वही क्वेश्चन, और उसकी रीजन मैंने शुरू में बता दी थी। अगर ये वर्ड ना लिखा हो कि करेक्टेड तो फिर आपको चेक करना पड़े। ये क्वेश्चन आज किया है 11, और इसका क्वेश्चन नंबर 12 जो है एमजे एंटरप्राइजेस, ये इंशाल्लाह कल करेंगे, रोज का एक करते रहेंगे, इंशाल्लाह साथ साथ हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। ये जी आज मैं अब यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर, ये सबसे आसान चैप्टर है और इसको अच्छी तरह करना है ताकि ये एग्जाम में परफेक्ट आ जाए। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो एग्जाम में जब आप जाते हो तो वो आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं करते। ये उन चैप्टर्स में से जो आसानी से हो जाए, एंड दैट इज IS2 इन्वेंटरीज। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी जरूर होते हैं कुछ क्वेश्चंस, लेकिन बहुत इजी होते हैं। देखिए इसमें हमने क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले थोड़ा सा हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशंस, और 2-3 डेफिनेशन है, इसमें ज्यादा नहीं है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनिशियल मेजरमेंट, देन हम डिस्कस करेंगे बेसिक रूल ऑफ IS2, देन फिर हम डिस्कस करेंगे नंबर 4 पर इसके बाद आएगा हमारे पास, हाँ जी, कॉस्ट फॉर्मूलास जिसको मेथड्स भी कहते हैं, बल्कि इससे पहले हम सिस्टम्स की बात करेंगे, इन्वेंटरी सिस्टम्स, और उसके बाद
cost formulas, और आखिर में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्लोजर। जी, सबसे पहले तो डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, व्हाट इज इन्वेंट्री। इसकी डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, क्या होती है जी डेफिनेशन? Sir, item purchased for the resale purposes. रीसेल पर्पसेस, ठीक है जी। अच्छा, ये डेफिनेशन हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और हमने ये इसलिए रखी थी कि ताकि इजीली हम समझ सकें। ये तो आपने जो डेफिनेशन मैंने बताई या आपने आज इसको रिवाइज किया, जो बिल्कुल ठीक है, ये ट्रेडिंग बिजनेस के लिए, ठीक है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होगी इन्वेंट्री? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर आप देखें तो आप रॉ मटेरियल लेकर कन्वर्ट करते हो उसको फिनिश गुड्स में, ठीक है। ट्रेडिंग में आप जिस फॉर्म में लेते हो उसी फॉर्म में सेल करते हो, तो वहां तो हम कह सकते हैं ना, एनीथिंग परचेज विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल। जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हम कहते हैं एनी रॉ मटेरियल परचेज्ड विद द इंटेंशन ऑफ कन्वर्टिंग इनटू द फिनिश गुड, ठीक है। सो इन्वेंट्री जो है वो प्रोडक्शन में भी यूज हो सकती है, इन्वेंट्री ट्रेडिंग के लिए भी हो सकती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव चाहे वो ट्रेडिंग हो या आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव एक ही है, रीसेल। यानी अगर मैं उसको मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तब भी ऑब्जेक्टिव क्या है? रीसेल करना। अगर मैं बाय कर रहा हूँ तब भी ऑब्जेक्टिव क्या है? रीसेल करना। तो लिहाजा ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होता इन्वेंट्री, ठीक है। अच्छा, इन्वेंट्री के अंदर एक टर्म बहुत यूज होगी हमारी, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू को इन शॉर्ट हम कहते हैं जी मार्केट प्राइस, लेकिन हर मार्केट प्राइस फेयर वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए इसमें वो ये लिखता है, जो स्टैंडर्ड की वर्डिंग है उसके मुताबिक कहता है फेयर वैल्यू इज द प्राइस अ सेलर इज विलिंग टू पे। यानी एक सेलिंग प्राइस आ गई और बायर इज विलिंग टू, सेलर इज विलिंग टू रिसीव एंड बायर इज विलिंग टू पे। एक सेलिंग प्राइस आ गई और एक बाइंग प्राइस आ गई। और ये दोनों मैंने क्यों लगा लिखी है, या स्टैंडर्ड ने इसकी दोनों वर्डिंग क्यों यूज की है? देखो, व्हेन यू इंटेंड टू सेल एनीथिंग द प्राइस विल बी डिफरेंट देन द प्राइस इफ यू इंटेंड टू बाय इट, ठीक है। तो अगर आप बाय करना चाहते हो प्राइस कुछ और है, खरीदने जाते हो, सेल करने जाते हो प्राइस कुछ और है। सपोज यू हैव अ सेल फोन, यू हैव अ सेल फोन, आप सेल फोन को अगर जो भी मॉडल है उसको सेल करना चाहते हैं मार्केट में, प्राइस कुछ और होगी। लेकिन अगर आप उसी से कहते हैं जी आपके पास कोई मॉडल है तो मैंने खरीदना है, तो वो प्राइस कुछ और होगी। सो प्राइसेस ये डिफर करती हैं, आप सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस डिफर करती है, ठीक है। लेकिन इससे आगे लिखता है इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन, ये बड़ा वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑर्डरली ट्रांजैक्शन। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ ये होती क्या है। लेकिन आगे लिखता है बिटवीन द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ये भी बड़ा जरूरी है, बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स, और ये ऑर्डरली ट्रांजैक्शन से लिंक करेगा। ठीक है जी, फर्ज कीजिएगा मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए अक्सर एक एग्जांपल दिया करता हूं कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर बोथ क्लोज फ्रेंड्स। Mr. B intends to buy a car. And his intention is known to Mr. A. Fortunately, Mr. A is going abroad. Now he is going abroad. He has a car.
as he knew about the intention of Mr. B, as Mr. B is willing to buy a car, Mr. A offers Mr. B to buy the car from him. वो कहते हैं मैंने मार्केट में भी सेल करनी है, तो आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो, सो आप गाड़ी खरीदिए, ठीक है। मिस्टर बी ये कहता है ओके फाइन, आई विल बाय द कार फ्रॉम यू, बट I will buy a car on a market price. When we go into the market, whatever the price will be there, I'll be paying. I'm ready to pay that amount. ठीक है। So यानी इसका मतलब है कि मिस्टर बी ये कहते हैं कि मैं किसी किस्म का कोई रिलेशन खराब नहीं कर रहा. We will go into the market, whatever the market price will be. Mr. B and Mr. A both will be agreed. So इसका मतलब दोनों एक प्राइस पे एग्री हो रहे हैं जो कि एग्जैक्टली मार्केट प्राइस है. अब मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या ये ऑर्डरली ट्रांजैक्शन होगी? आंसर इज नो, नो ऑर्डरली ट्रांजैक्शन. भाई इसमें तो कोई बायसनेस नहीं है, कोई बायस नहीं है, यानी बिल्कुल न्यूट्रल ट्रांजैक्शन हुई है. फिर भी ये ऑर्डरली ट्रांजैक्शन क्यों नहीं है? इसलिए कि मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान जो रिलेशन है वो यानी आपकी बायसनेस क्रिएट कर सकता है, बेशक नहीं की तो हमें तो नहीं मालूम कि हो सकता है कि हुई हो, ठीक है। तो लिहाजा हम इस ऐसी सूरत हाल में ऐसी प्राइस को कभी भी मार्केट प्राइस नहीं लेते. क्यों? क्योंकि हम इसको कहते हैं कि इट इज नॉट ऑर्डरली ट्रांजैक्शन. दूसरी चीज, ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स नहीं है, ठीक है, ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स नहीं है, इस वजह से भी हम इसको फेयर वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे. बल्कि मार्केट से हमें सिर्फ वो प्राइस उठानी है जो कि डेफिनेटली मार्केट पार्टिसिपेंट्स के दरमियान हो और उसके अंदर किसी किस्म की बायसनेस ना हो, ठीक है. तो इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू. इन शॉर्ट, आपको इतने लंबे चौड़े चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, ये नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया कि अगर एमसीक्यूज आ जाए तो आप उसकी वर्डिंग पढ़ के अंदाजा लगा सको कौन सी ये फेयर वैल्यू है. आपको फेयर वैल्यू गिवन होगी, ठीक है. फेयर वैल्यू इज द मार्केट प्राइस, जो उसने दिया हम एक्सेप्ट करेंगे, हम उसी को अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन के अंदर गिवन. ओके, इसको रिकॉर्ड करने के बाद अब तीसरी डेफिनेशन भी डिस्कस कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. इसमें हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड परचेज कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट, डिपेंडिंग कि आप परचेज कर रहे हो या मैन्युफैक्चर कर रहे हो. और परचेज के हवाले से खास तौर पे एनी कॉस्ट इनकर्ड to bring the inventory at present location, जो IS 16 में भी पढ़ा था, and condition. Any cost incurred to bring inventory at present location and condition. कि कोई भी कॉस्ट आप इनकर करें जिससे इन्वेंट्री आपकी प्रेजेंट लोकेशन में आ जाए, यानी जहां पे आपने उसको सेल करा. कंडीशन का मतलब इस फॉर्म में आ जाए कि उसको आप सेल कर सको. जैसे आप अक्सर जैसे शुगर बना रहे हैं, अब वही शुगर बना रहे हैं, शुगर तैयार हो गई, भाई उसको सेल किस तरह करोगे? पैक्स में उसको पैकिंग करोगे तो सेल होगी. लिक्विड आप बना रहे हो, मिल्क बना रहे हो, मिल्क को जब तक आप उसको पैक नहीं करोगे सेल कैसे करोगे? सो ये जो पैकिंग कॉस्ट है वो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में शामिल होगी, ठीक है. तो लिहाजा ये तीन डेफिनेशन मैंने आपके सामने डिस्कस की जो यहाँ पर यूज होंगी, और इसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पे क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि ये सिंपल है, इसका इतना मसला नहीं होता. इनिशियल मेजरमेंट, ये तो नंबर 1 थी डेफिनेशंस. अब हम डिस्कस करेंगे इनिशियल मेजरमेंट. इनिशियल के लिए एक ही रूल है और वो स्टैंडर्ड कहता है इन्वेंट्रीज शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट.
shall be recognized at cost. सिंपल, जितने में खरीदा है या जितने में आपने उसको मैन्युफैक्चर किया है, वो सारी की सारी हमारी यानी उस पे हम मेजर करेंगे, वो हमारी कॉस्ट आएगी। थर्ड आइएगा बेसिक रूल। हाँ, ये पहला चीज है जहां से एग्जामिनेशन इनिशियल में यूज होता जी है। ये इनिशियल मेजरमेंट तो दोबारा समझाइएगा सर। जी मैं दोबारा बता देता हूँ। इनिशियल का मतलब ये है कि इनिशियली जब इन्वेंट्री आप खरीदते हो, जितने में आपने खरीदा है और खरीदने में कितनी कौन सी कॉस्ट शामिल है, जब यानी आप इन्वेंट्री अगर खरीद रहे हो किसी और सिटी से या किसी कंट्री से, वहां से लेकर आपकी शॉप तक लाने के लिए या आपकी लोकेशन तक लाने के लिए जितना एक्सपेंस है वो भी इसमें शामिल है, और जो उसको इस फॉर्म में लाने के लिए आप इसको सेल कर सकते हो तो वो भी इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल, आप चाइना से गुड्स मंगवाते हैं, उसको अपने लेबलिंग करके अपने ब्रांड नेम से सेल करते हैं। मैंने पहले भी ये वर्ड यूज किया था, इट इज नॉट इलीगल। आपको कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, मतलब जापान चाइना की कंपनी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि आप हमें प्रोडक्ट तैयार करके देंगे, ब्रांड हम अपना यूज करेंगे, तो ठीक है, इट्स ओके। अगर बोथ कंपनीज आर एग्री, इट इज लीगल। अच्छा, अब मैंने जो चाइना से इंपोर्ट करना है, एक तो परचेज कॉस्ट पे करूंगा, नंबर 2 जो ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह सब कुछ पे करूंगा। पे करने के बाद फिर पाकिस्तान में जब वो आएगी तो मैं प्रेजेंट लोकेशन में लेकर आऊंगा, उस पे जो एक्सपेंस आएगा वो भी उसकी कॉस्ट में शामिल है। फिर उसके बाद अब आपने उसको ब्रांड करना है, उसको पैकिंग करनी है प्रॉपर अपने ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर कॉस्ट आएगी, वो भी शामिल करोगे। ये सारी कॉस्ट इकट्ठी करोगे, दिस इज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री इस वैल्यू पर रिकॉर्ड हो। और मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो एक नहीं बात है, फिर पूरी प्रोडक्शन कॉस्ट जब तक कि वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट ना हो जाए, जितनी कॉस्ट लग रही है वो सारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड होगी। तो इन्वेंट्री इस वैल्यू पर रिकॉर्ड होगी, कॉस्ट। आगे समझ में? यस सर। अब ये बेसिक रूल है, ये पहला पॉइंट है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, और इसके लिए हम लिखते हैं एट ईच ईयर एंड हर साल के एंड पर आपने करना क्या है, इन्वेंट्रीज शैल बी मेजर्ड at lower of cost or NRV, cost or net realizable value, जिसको NRV हम कहते हैं। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि ये जो हम लिखते हैं इन्वेंट्री शैल बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो प्रूडेंस है। प्रूडेंस में हमने क्या पढ़ा था कि एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड, एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। मैं जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ सिचुएशन नंबर 1 में। आप एक सेल फोन बाय करते हो, मतलब एक तो नहीं करोगे, मैं सिर्फ एक यूनिट की प्राइस लिख रहा हूँ, आप 15 यूनिट खरीदते हो, 20 खरीदते हो, ठीक है। सेल फोन बाय करते हो, उसका मॉडल है सपोज Y1 और ये आपने खरीदा है 25,000, ये मैंने बाय किया। अच्छा, जिस दिन आप बाय कर रहे हो, चूंकि आपकी इंटेंशन तो ये है ना, आपने इसको सेल करना है, यकीनन उस दिन इसकी जो सेल प्राइस थी वो ज्यादा ही थी, यानी जिस दिन आपने खरीदा है उस दिन इसकी सेल प्राइस 30,000 थी, तभी आप खरीदोगे ना। अगर उस दिन सेल प्राइस 22,000 हो और आपको वो कह रहे थे मुझसे 25,000 में खरीद लो, आप खरीदोगे? नहीं, कभी भी नहीं खरीदोगे। इसका मतलब मैं अगर आज बाय कर रहा हूँ, उस दिन सेल प्राइस ज्यादा है। अच्छा, अब ये साल खत्म होता है
जब साल खत्म होता है तो कुछ स्टॉक मेरे पास सेल फोन Y1 का भी मौजूद है एंड ऑफ द ईयर। तो मैंने कितने में खरीदा हुआ है, ये मेरी कॉस्ट आ गई, ये कॉस्ट बन गई ना 25 में। लेकिन अक्सर जैसे आपको पता है न्यू मॉडल्स आते हैं तो पुराने मॉडल्स की वैल्यू एकदम गिरती है। अब इसकी प्राइस 23 पर चली जाती है। मैंने अब जरा यहां से मैं लूंगा और एक एक चीज को समझिएगा, मैंने किस पर रिकॉर्ड किया था इनिशियली 25 पर कॉस्ट पे, और चूंकि मैंने 25 पे रिकॉर्ड किया तो मेरी बुक्स में कितनी अमाउंट आ रही है 25, ये बुक्स में आ रही है। अब अगर मैं इसको एडजस्ट नहीं करता तो इसका मतलब है कि ये एसेट है, इन्वेंट्री एसेट है, और एसेट ओवर स्टेट हो रहा है, और जो प्रूडेंस के अगेंस्ट है। प्रूडेंस ये कहता है एसेट शुड नॉट बी ओवर स्टेटेड, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसको मुझे लोअर पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मुझे जो ये रूल है ना लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, मुझे इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा 23,000। ठीक है, यानी साल के एंड पे सिर्फ दो चीजें मैंने निकालनी, कॉस्ट वो निकालनी नहीं पड़ती, वो गिवन होती है, मुझे कैलकुलेट करनी पड़ती है ज्यादा एनआरवी, एंड विच इज वेरी इजी। व्हाट इज एनआरवी, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर ये वाला पॉइंट दोबारा समझाइए जो भी आपने बताया। देखो ये मैं प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एंड लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इस रूल को फॉलो नहीं करता तो मैं प्रूडेंस के अगेंस्ट जा रहा हूँ। प्रूडेंस क्या कहता है, आपने पढ़ा हुआ है कि एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। मैंने इसको 25,000 में खरीदा हुआ है, मार्केट वैल्यू 23,000 है, तो इसका मतलब एसेट ओवरस्टेट हो रहा है। इसलिए मुझे इस रूल को लाजमन फॉलो करना है और मुझे इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, इसमें बाकी और कोई चीज नहीं है सच जो मैंने इसमें बताई। सिर्फ सिचुएशन 1 में मैंने ये क्लियर किया है कि इन्वेंट्री ओवर स्टेट नहीं होनी चाहिए। यानी ये 25,000 की इन्वेंट्री है मेरी, जबकि मार्केट वैल्यू इसकी 23,000 है। ठीक है, तो इसका मतलब इन्वेंट्री मेरी बुक्स में ओवर स्टेट हुई है। जब मैं इन्वेंट्री ओवर स्टेट करूंगा प्रॉफिट खुद ब खुद ओवर स्टेट हो जाएगा। दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। इसलिए स्टैंडर्ड ने ये बेसिक रूल डेवलप किया कि इन्वेंट्री शैल बी रिकॉर्डेड या मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, NET, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यानी जब मैं इस रूल को फॉलो करता हूं तो खुद ब खुद प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन हो जाती है। ठीक है, अब एनआरवी कैसे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ एसेट, ये एसेट आपने कितने में खरीदा, लेस कॉस्ट टू कंप्लीट एंड सेल, कॉस्ट टू कंप्लीट एंड सेल। ये सेल्स प्राइस, फेयर वैल्यू जिसको कहते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू कंप्लीट एंड सेल। यानी ये एसेट कितने में बिक सकता है, कितनी प्राइस में सेल हो सकता है, मार्केट प्राइस क्या है, और उसको बेचने में कितना खर्चा आएगा। ठीक है, कई दफा आप सब सेल करते हो, कमीशन पे करनी होती है, कई मतलब आप सेल करते हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन पे करनी पड़ती है, कई मतलब आप सेल करते हो तो आपको उसको कंप्लीट करके सेल करना पड़ता है। ठीक है, यानी पैक करके इसको सेल करना पड़ता है। जितनी इस किस्म की कॉस्ट है वो आप लेस करोगे फेयर वैल्यू से। दिस इज नोन एज NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एंड इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, वेरी इजी टू कैलकुलेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास इन्वेंट्री की 3 आइटम मौजूद है, A, B और C प्रोडक्ट। A की जो कॉस्ट है पर यूनिट वो 12 रुपीज है, B की कॉस्ट 20 रुपीज है, C की कॉस्ट 100 रुपीज है। अच्छा, इसकी जो सेल प्राइस है यानी मार्केट प्राइस इसको कह लें, इसकी मार्केट प्राइस 15 रुपीज है, इसकी मार्केट प्राइस 22 रुपीज है, और इसकी मार्केट प्राइस 110। ठीक है, फर्दर वो ये लिखता है जी कि कॉस्ट
पर यूनिट टू सेल। अगर मैं सेल करूंगा तो इस पर पर यूनिट कॉस्ट मुझे 1 रुपी पे करनी है, इस पर मुझे 3 रुपीज पे करनी है और इस पर 7 रुपीज पे करनी है। अब मैं आपसे कहता हूं कि इन्वेंट्री किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करूं, तो पहले ए की कॉस्ट निकालेगा। ए, मुझे दो चीजें चाहिए, कॉस्ट और एनआरवी। ए की कॉस्ट पर यूनिट क्या है? 12 और एनआरवी 15 माइनस 1 14, यानी सेल प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल। यानी अगर मैं 15 में सेल करूंगा तो 1 रुपी कॉस्ट भी आएगी। बी 20 रुपीज कॉस्ट है और 22 माइनस 3 19 एनआरवी। और तीसरा सी 100 रुपीज कॉस्ट है और 110 माइनस 7 103। So what is the value of inventory? Lower of cost और NRV। 12 और 14 में से लोअर कौन सी है? 12। 20 और 19 में से लोअर कौन सी है? 19। 100 और 103 में से लोअर कौन सी है? 100। यानी लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, जो इनमें से कम है उस पर मैं इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, कल मैं यहीं से शुरू करूंगा। मैं पहले एक क्वेश्चन करके IS 16 का, फिर यहाँ से शुरू करूंगा नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह रिवाइज कर ले आज से।